नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का चैप्टर नंबर 1 इस जल प्रलय में का पाठ का सार और साथ ही संबंधित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने एक बाढ़ का वर्णन करा है। ये जो फणीश्वर नाथ जो रेणु है लेखक हैं, ये पटना में राजेंद्र नगर नाम की जगह है, वहाँ रहते थे। और वहाँ पर जो बाढ़ का पानी जिस प्रकार से प्रवेश किया उसका इन्होंने जीवंत वर्णन किया है। पढ़ते हैं अपन। प्रस्तुत रिपोर्ट में, रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट, प्रस्तुत रिपोर्ट में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवर चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लग जाता है। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर में मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई दे रही थी। लेखक बाढ़ के प्रभाव प्रकोप को देखने के लिए अपने एक मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराने लगे। लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम के लगभग 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था कि लगातार बाढ़ का जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी, क्योंकि जो सब दुकानें बंद हो गई थी परंतु पान की दुकान खुली हुई थी, क्योंकि सभी आसपास के लोग थे पान की दुकान पर इकट्ठा होकर के जिज्ञासावश जो बाढ़ के पानी को देखने आ रहे थे उन लोगों से पूछ रहे थे। और वहाँ पर रेडियो वगैरह लगा हुआ था तो समाचार सुन रहे थे, बातचीत कर रहे थे बाढ़ के बारे में। तो साथ साथ में पान भी खा रहे थे, तो पान की बिक्री भी बढ़ गई थी। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएंगे। मतलब एक कौतूहलवश ये कहा जा रहा था कि एक बार जो है पटना में पानी घुस जाए, किसका, गंगा का, तो सारे पटना के पाप धुल जाएंगे, क्योंकि गंगा नदी को पवित्र माना गया है। लेखक अपने फ्लैट में घुसे ही थे कि लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी यह ऐलान करती जा रही थी कि भाइयों, बाढ़ का पानी की संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक जो पानी है वो लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। अब आप सब सावधान हो जाएं। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती है। नींद क्यों आएगी? क्योंकि बाढ़ का पानी प्रवेश करने वाला है। इस वजह से लेखक भयभीत हैं। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती है। सन 1946 में मणिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार, मतलब मणिहारी जो स्थान था पहले पूर्णिया जिले में आता था, अब कटिहार जिले में आता है, वहाँ पर बाढ़ आई थी। लेखक पुरानी बातों को सोच रहे हैं। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर, लेखक के जो गुरुजी थे उनके साथ लेखक नाव पर बैठकर जो उस समय जो बाढ़ आई थी वहाँ लोगों की मदद करने गए थे। तो कौन कौन सामान ले गए थे? दवा, केरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई। ये पकाही घाव क्या है? जब काफ़ी टाइम तक जब पैर अपने पानी में रहते हैं तो पैरों में जो चमड़ी होती है वो गल जाती है, घाव बन जाते हैं, उसको बोलते हैं पकाही घाव। तो उसकी दवा और दियासलाई आदि केरोसिन वगैरह सब लेकर के सहायता करने के लिए वहाँ गए थे। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी में बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के एक गाँव में बीमारों को नाव में चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उनका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर था नाव में, तो एक व्यक्ति बाढ़ पीड़ित था, उसको जब नाव में बिठाया तो उसके साथ में उसका कुत्ता भी नाव में चढ़ गया। परंतु जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे, कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था। और इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। कुत्ता जब नाव पर चढ़ गया तो जो डॉक्टर था वो कुत्ते को देखकर घबरा गया और उसने कुत्ते को नाव में बिठाने से मना कर दिया था। तब उस नौजवान को नाव से उतार दिया गया तो कुत्ता भी तुरंत उस नाव से उतर गया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जानवर और इंसान के बीच में जो आत्मीयता का भाव यहाँ पर देखा गया है पाठ के अंदर। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टिले पर पहुंचे तो वहाँ एक ऊंची स्टेशन बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली बुनकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटवारा लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। मतलब जो बाढ़ पीड़ित थे वो एक ऊंची जगह पर इकट्ठे हो गए थे टीले पर, और वहाँ पर गाना वगैरह गा रहे थे, नाच रहे थे, है ना, मछली बुनकर खा रहे थे। ये सब चल रहा था। फिर एक बार सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। नाव पर एक सजी धजी टोली नाव में बैठकर कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी। जिस प्रकार से कश्मीर में जो शिकारा बोटें होती है उनके ऊपर लोग बैठ करके पानी का आनंद लेते हैं डल झील में, उसी प्रकार का यहाँ पर एक आनंद बन रहा था। नाव पर ही चाय, नेस्कैफे के पाउडर को एक्सप्रेसो तैयार किया जा रहा था। दूसरी ओर एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। और एक युवक द्वारा युवती के घुटने पर कोहनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोला जा रहा था। मतलब ये जो लोग थे ये बाहर से आए थे पानी देखने के लिए, आनंद लेने के लिए। ठीक है, इनको बाढ़ पीड़ितों की मदद करने से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब उनकी नाव गोलघर पहुंची तब अचानक चारों लोगों की छतों पर लड़कों द्वारा एक ही साथ किलकारियों, सीटियों और फप्तियों की ऐसी वर्षा की गई कि उन फूहड़ युवकों की सारी जो है
वो एक्शनबाजी जो थी वो तुरंत गायब हो गई। मतलब जो भी वो लड़के शहरों से लड़के नाव में बैठ करके आनंद लेने के लिए आए थे, तो उनको शर्म सी महसूस हुई कि लोग इतना परेशान हैं यहाँ पर, और ये नेस्कैफे चाय पी रहे, कॉफ़ी पी रहे हैं, गाने गा रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, है ना। रात के 2:30 बजे का समय था। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देख सभी जागे हुए थे। लेखक को छोड़कर लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। मतलब ऐलान लगा गया था कि 12 बजे तक पानी प्रवेश कर जाएगा, परंतु पानी सुबह प्रवेश करा मोहल्ले में। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पान, है ना, लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेज़ी से चढ़ रहा था। लेखक ने पानी का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, बाढ़ का दृश्य अपने बचपन में भी देखा, परंतु इस तरह अचानक पानी चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। तो लेखक का एक ये अनुभव था कि अचानक से बाढ़ का पानी उनके गांव में कैसे घुस गया। अब इससे संबंधित प्रश्न तो देखते हैं अपन। पहला प्रश्न, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे। देखो, जब भी बाढ़ की खबर सुनी जाएगी तो सभी लोग अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी जरूरी सामान है उनको एकत्रित करना शुरू कर देंगे और निचले स्थान पर रखे गए सामानों को ऊपर ले जाएंगे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां का मतलब वो पकाई जो घाव की बीमारी थी ना, कि जल में जब पैर रहेंगे अपने काफ़ी देर तक तो पैर में घाव बन जाएंगे, तो उसको बोलेंगे पकाई घाव। तो उसको ठीक करने के लिए कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी करनी शुरू की, ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके और रोज़मर्रा के कार्यों के लिए उन्हें इनका अभाव न झेलना पड़े। दुकानों के निचले हिस्सों में सामान हटाया जाने लगा ताकि ये नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार सावधानी की दृष्टि से उन्होंने तैयारी कर ली। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्ट आदि अवश्य लिखे एवं पढ़ चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में, पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें बाढ़ के पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। प्रश्न नंबर 3, सबके जबान पर यही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है, इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। कौतूहल का मतलब, उत्सुकता का मतलब कि भाई एक मनुष्य जो जिज्ञासु प्राणी होता है कि वो हर चीज़ को जानना चाहता है। तो एक तो ये भावना। सुरक्षा की भावना का मतलब कि भाई ज़्यादा अगर पानी आ गया है तो स्वयं की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब भावना यहाँ पर प्रदर्शित होती दिखाई दे रही हैं। प्रश्न नंबर 4, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। तो किसे कहा गया है, तो बाढ़ का पानी आया तो मृत्यु का तरल दूध उसे कहेंगे। तो बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जलस्तर को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपने तीव्र प्रवाह से भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए और उन्हें बेघर करके मौत की नींद सुला दिया। इस तरह जल के कारण लोगों को बेमौत मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहना बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं आपदाओं से निपटने के लिए। आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हाँ, सरकार पहले से सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने का इंतजाम कर ले। ये तो सरकार करेगी कम, है ना। आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उचित प्रयोग किया जा सके। क्योंकि आपदाएं क्या है कि रोज़ तो आती नहीं है, कभी कभार आती हैं। तो जो भी ज़रूरी सामान चाहिए आपदाओं से निपटने के लिए, एक तो पता चला कि आपदाएं आ गई और वो सामान ख़राब पड़े हुए हैं, नियमित उनका मेंटेनेंस होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। पॉइंट नंबर 3, आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, स्वयंसेवक दल तैयार किए जाएँ ताकि जरूरत पड़ने पर लोग काम आ सकें। ट्रेनिंग दी जाए उनको। जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि नदियों के ऊपर बांध बनाने चाहिए ताकि जो पानी का बहाव कम कर सके, और बांधों से क्या निकालनी चाहिए, नहरें, ताकि बांधों का जल स्तर भी थोड़ा लिमिटेड रख सकें, ठीक। पेड़ लगाने चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं जो आपदाओं से निपटने के लिए कर सकते हैं। यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बुझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। कहने का तात्पर्य, दानापुर एक छोटा गांव है। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू का मतलब जो पटना शहर के लोग थे, ये पूरा पार्ट बिहार के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो पटनिया बाबू के अंदर पटना के जो लोग थे वो उनको देखने तक नहीं गए। मतलब जो मनुष्य होता है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वह केवल अपना फायदा चाहता है, दूसरे से उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो दूसरे व्यक्ति को परेशानी में देखकर ही मदद करना ही मानवता का धर्म है। तो उत्तर देखते हैं अपन। उक्त कथन के द्वारा लोगों के भीतर पाई जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविक कठोरता, पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता तथा दूषित राजनीति पर चोट की गई है। यह आम जनता के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। प्रतिष्ठित लोग संकट में की घड़ी में उनकी सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हाल चाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। प्रश्न नंबर 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। मतलब सभी सामान की दुकानें बंद हो गई थी, परंतु फिर भी पान की दुकान खुली हुई थी और उसकी बिक्री भी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पर खड़ के बातचीत कर रहे थे, बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया है, जो सभी बातचीत वहीं हो रही थी, तो लोग वहाँ खड़े खड़े पान भी खा रहे थे।
उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए आपस में बातचीत करते हुए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। वहाँ रेडियो होने से ताज़ा जानकारी भी मिल रही थी, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहाँ बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री बढ़ गई थी। प्रश्न नंबर 8, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो रोज़मर्रा की चीज़ें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कामपोच की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का प्रबंध भी सुनिश्चित कर लिया। तो इस प्रकार से सभी ने अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, चूँकि लेखक था तो किताबें खरीदी गई थी, तो किताबों की व्यवस्था भी कर ली, किताबें पढ़ेंगे भी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की संभावना होती है। तो देखो, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो पानी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वही फैलने की संभावना होती है। तो हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी दस्त, पेचिस, बुखार, डायरिया, कालरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में देखी जाती हैं। प्रश्न नंबर 10, नौजवान ने के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावना के वशीभूत होकर ऐसा किया। सौम्य व्यक्ति, कुत्ता कैसा प्राणी है? सौम्य व्यक्त प्राणी। नौजवान और कुत्ता दोनों में परस्पर गहरी आत्मीयता थी। दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी, और इसी अपनेपन की भावना के वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। प्रश्न नंबर 11, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? क्योंकि लेखक जब बाढ़ को महसूस कर रहा था, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा था, उस समय उसके पास में वो कह रहा है कि मेरे पास अच्छा हुआ कैमरा नहीं है, टेप रिकॉर्डर नहीं। क्योंकि वह अगर ऐसा होता तो वह उस जो दृश्य था उसको कैमरे में कैद करने में रह जाता और वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए लेखक ने कहा कि अच्छा हुआ मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, ताकि मैं इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर पा रहा हूँ। ठीक है। और कलम भी नहीं है तो लेखक था तो हो सकता है उस चीज़ को वो लिखने लग जाता। कलाकार प्रवृत्ति होने के कारण लेखक को कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी कैमरा की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वह इस बाढ़ का जीवंत चित्रण कर उसे सुरक्षित रख सके। परंतु यदि वे ऐसा करते तो केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपयुक्त कथन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक। प्रश्न नंबर 12, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। क्योंकि मीडिया वैसे तो सभी सूचना को देने का एक माध्यम है, परंतु वह कभी किसी सूचना को ऐसे बड़ा चढ़ा करके पेश करती है कि सांप्रदायिक दंगे भड़कने का पूरा समस्या रहती है। ठीक है। जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड, इस घटना को इतना बड़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया और आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। वैसे ये पाठ पुराना है इसलिए, परंतु वर्तमान में हल इसका निकल गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन करिए। आपने जो भी अपने जीवन में कोई आपदा देखी उसका वर्णन करिए। तो आप इसको उत्तर को पढ़ सकते हैं और अपने मन से इसका वर्णन कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन थे हमने देख लिए पाठ्य पुस्तक के। आशा करता हूँ पूरे, अब आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मन से लिख सकते हैं। पाठ का सार पढ़िए, प्रश्न उत्तर को दोबारा पढ़िए और आप आसानी से इनको लिख पाएंगे। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।